और वो ये है कि आपकी व्हाट्सएप चैट्स कितनी सुरक्षित हैं, आप अपने दोस्तों को मोबाइल फोन पर जो मैसेजेस भेजते हैं क्या वो वर्षों के बाद भी रिकवर हो सकते हैं। व्हाट्सएप या उसके जैसे बाकी सोशल नेटवर्किंग एप्स कितने सुरक्षित हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन पर किस हद तक प्राइवेट चैट्स कर सकते हैं और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। देश के 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हमारी इस खबर से ये सीख सकते हैं कि वो अपनी निजी बातचीत को सार्वजनिक होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जो निजी बातचीत थी, प्राइवेट चैट्स जो उन्होंने व्हाट्सएप पर की थी, वो सारी की सारी सार्वजनिक हो चुकी हैं। अब देश के बाकी लोगों को यह डर सता रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि आप व्हाट्सएप पर जो भी बातचीत कर रहे हैं, अगर इतने बड़े बड़े लोगों की बातचीत सार्वजनिक हो सकती है, रिट्रीव हो सकती है, तो फिर आपकी भी हो सकती है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज सबके जवाब हम आपको देंगे। इसके अलावा आज भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद भगत सिंह ने अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखा था, यह आज पूरे देश को जरूर जानना चाहिए। आज भगत सिंह का जन्मदिन है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत के लायलपुर जिले में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है। बहुत से लोग इस दिन को एक ऐतिहासिक तिथि मानते हैं और आज के दिन भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने की एक रस्म निभा देते हैं जो वो हर साल करते हैं। लेकिन हम चाहें तो आज भी शहीद भगत सिंह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इससे पहले के लगभग 2 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए थे। उस उम्र में भगत सिंह अपने लिए आसान जीवन का रास्ता भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुर्बान होने के कठिन रास्ते को चुना। क्या आज के युवा भी अपने लिए कठिन रास्ते और कठिन लक्ष्य चुनते हैं? आज के युवाओं का लक्ष्य होता है लेटेस्ट स्मार्टफोन और लेटेस्ट बाइक या कार। उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा होती है कि इस बार वीकेंड पर पार्टी कहां करनी है, लेकिन उनकी इस लिस्ट में देश का स्थान कहीं नहीं होता। युवाओं की इस टू डू लिस्ट में देश सबसे निचले पायदान पर आता है। 1931 के 23 साल के युवा और 2020 के 23 साल के युवा की सोच में कितना अंतर है, आज हम इसका एक गहन डीएनए विश्लेषण करेंगे। और एक पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप ही जीत की गारंटी होती है। आज के दिन का भारतीय सेना के आर्टिलरी यानी तोपखाने से गहरा संबंध है। आज के दिन वर्ष 1827 में तत्कालीन भारतीय सेना की पहली आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। भारतीय सेना की इस रेजिमेंट का मोटो है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। और हर वर्ष इस रेजिमेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना आज के दिन गनर्स डे के तौर पर मनाती है। इस मौके पर आज हम आपको लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक टैंक दिखाएंगे। टैंकों के लिहाज से ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और ये तस्वीरें आज आपको गर्व का अनुभव करवाएंगी। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज भी विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रक में रखकर इस ट्रैक्टर को लेकर आए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे किसानों को गुमराह करने की साजिश बताया। किसानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है। ये कौन सा आंदोलन है कि ट्रक से आप अच्छा खासा ट्रैक्टर लाके उतारते हो और उसको जलाते हो? ये जानबूझ के टीवी का पब्लिसिटी लेने के लिए। दिल्ली में ट्रैक्टर जलाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विवादित बयान दिया है। अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूकना चाहूंगा, दोनों की दिक्कत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके कृषि बिल का विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी है। राज्यपाल धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की चिट्ठी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी मुझे आर्टिकल 154 देखने के लिए मजबूर न करें, जिससे राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित होंगी। चीफ मिनिस्टर डजंट रिप्लाई टू लीडर ऑफ अपोजिशन।
Chief Minister doesn't reply to the governor. Is it not lawlessness? Is it not anarchy? Is it not unconstitutional? Is it not undemocratic? Is our head not lowered in shame? 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने राज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात कही थी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। नुसरत जहां ने दुर्गा अवतार में फोटोशूट करवाया और पिक्चर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी यहां तक कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के इक़दाम नहीं करना चाहिए, इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। रूप धारण करने से रगे सियार की तरह बन जाना, उससे समाज का या माशरे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जेडीयू सांसद केसी त्यागी का कहना है कि इस तरह की धमकी देना सरासर गलत है। धर्म गुरुओं से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, हमारा आग्रह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के डे टू डे की जो फंक्शनिंग है उस पर वो कोई टिप्पणी ना करे। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने 17 नवंबर को महालया के मौके पर दुर्गा अवतार की ये तस्वीरें शेयर की थी जिसमें उनके हाथ में त्रिशूल है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स के 4 डॉक्टर और सीएफएसएल एक्सपर्ट आज सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां इनके बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अब सीबीआई को केस की जांच जल्द निपटानी चाहिए। ऐसा है, करीबन 1.5 महीने के करीब हो गया है ये पूरा सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद। अब 1.5 महीने के बाद अभी उनकी जांच कहां तक आई है, बड़े बेसब्री से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पटना पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जल्द जांच के नतीजे सामने रखेगी। हम सबने एक चीज ध्यान में लेना चाहिए कि सीबीआई को 50 दिन के जाने के बाद ये केस मिला है, उनको उचित समय दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने इस पर आधिकारिक तौर पर आज बयान भी दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से जांच ये होगी, ये विश्वास हम मन में रखें। एम्स से सीबीआई को रिपोर्ट मिलने में देरी पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी सवाल उठाए थे। अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर गिराए जाने के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए पूछा कि उसने पहले की लिस्ट पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की। कंगना के वकीलों ने शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान का जिक्र किया। कोर्ट के कहने पर कंगना के वकीलों ने कोर्ट को वो वीडियो क्लिप सुनवाई जिसमें राउत ने कंगना पर विवादित बयान दिया था, जिस पर कोर्ट में मौजूद संजय राउत के वकील ने कल हलफनामा दायर करने की बात कही और ये भी साफ किया कि राउत ने जो भी कहा वो कंगना के बारे में नहीं कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए और एलजेपी के बीच स्थिति कल साफ हो सकती है। एलजेपी के सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी अगर एनडीए से अलग होती है तो मुमकिन है कि वो राज्य में 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। भाजपा के साथ हमारी गठबंधन की जो बातें हो रही है, विभिन्न चैनलों पे कोई 30 बता रहा है, कोई 28 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, तो ये जितनी भी खबरें चल रही है सब भ्रामक खबर है। भाजपा के किसी भी बड़े नेताओं से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ अभी कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद की खबरों पर आरजेडी ने अपना रुख साफ किया है। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है और जल्द ही सीटों को लेकर बातचीत हो जाएगी। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। लेकिन आज के दौर में यह बात सिर्फ आत्मा पर नहीं बल्कि आपके प्राइवेट डेटा पर भी लागू होती है। आप चाहे अपने मोबाइल फोन को तोड़ दें, मोबाइल फोन बदल लें, चाहे अपने मोबाइल फोन को जला दें या पानी में बहा दें, लेकिन आपका डेटा इंटरनेट के इस ब्रह्मांड में अमर और अजर हो चुका है और आपका यही डेटा किसी भी दिन आपकी पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख सकता है। आज के दौर में हर व्यक्ति 2 तरह का जीवन जी रहा है। एक वो
जो दुनिया के सामने है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा जीवन वो जो पासवर्ड के ताले में बंद है, और जिस दिन ये ताला खुलता है उस दिन आपका जीवन बेपर्दा हो जाता है। आपके जीवन की वो सारी चीजें जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं। इसलिए अब लोग कहने लगे हैं कि जिस तरह आप अपने टूथब्रश का इस्तेमाल किसी और को करने नहीं देते, और जिस तरह आप अपना टूथब्रश हर 6 महीने में बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और हर 6 महीने में इसे भी टूथब्रश की तरह बदल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आजकल आपने देख लिया होगा सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो जांच चल रही है उससे यही सामने आता है। और ऐसा ही बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ जिन पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप पर होने वाली प्राइवेट चैट्स अब पूरी दुनिया के सामने हैं, सार्वजनिक हो चुकी हैं, ये चैट्स लीक हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ भी कभी भी हो सकता है, और आपके जीवन के सारे राज ऐसे ही कभी भी दुनिया के सामने आ सकते हैं, चाहे आपने कितने भी पासवर्ड लगा रखे हो। इसलिए आज भारत के 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स अपने डेटा को लेकर नए सिरे से सोचने लगे हैं, और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइवेट डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद आपका डेटा कैसे असुरक्षित है, और आप कैसे इसे और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आज व्हाट्सएप की बात करेंगे। बहुत सारे लोग अब व्हाट्सएप को अपना जीवन मानने लगे हैं। आपकी पूरी जान आपके फोन में और व्हाट्सएप में बसी हुई है। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जिस चैट को वो सुरक्षित और प्राइवेट समझ रहे हैं वो कभी भी दुनिया के सामने आपके जीवन के सारे राज खोल सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज आप सबको पेन और पेपर लेकर नोट कर लेना चाहिए। अभी भी हम आपको पहले से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि आप जो भी मैसेजिंग एक दूसरे से करते हैं व्हाट्सएप पर वो एन्क्रिप्टेड होती है और वो बिल्कुल निजी रखी जाती है, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन इसमें एक लूप होल है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स आप कभी भी ना लें। वैसे तो व्हाट्सएप की जो चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, यानी इसे मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले 2 व्यक्तियों के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम फिर से आपको बताते हैं, व्हाट्सएप पर जो चैट्स हो रही हैं ये एनक्रिप्टेड होती हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब यह है कि जिन 2 लोगों के बीच ये चैट हो रही है सिर्फ वही 2 लोग इसे पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक कि व्हाट्सएप भी इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन जब आप अपनी इस बातचीत का कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फोन में स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है एक फोटो बनकर, और आपका फोन चोरी होने की स्थिति में या मोबाइल फोन में पासवर्ड ना होने की स्थिति में ये चैट्स किसी और के हाथ लग सकते हैं, या फिर अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो भी ये जो तस्वीर आपने लेकर रखी है स्क्रीनशॉट के तौर पर ये लीक हो सकती है। इसलिए जो तस्वीर है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कभी भी अपने किसी चैट का व्हाट्सएप पर या कोई और भी किसी ऐप पर आप चैट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ना लें। अगर वो बहुत सेंसिटिव या प्राइवेट चैट है तो उसका स्क्रीनशॉट ना लें। दूसरी बात यह है, जहां तक हो सके आप अपने व्हाट्सएप के बैकअप डेटा को क्लाउड स्टोरेज या मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज में कभी भी स्टोर ना करें। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि व्हाट्सएप हर रात 2 बजे आपके डेटा का एक बैकअप तैयार करता है, और यह बैकअप मोबाइल फोन में 10 दिनों तक सुरक्षित रहता है। जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा भी iCloud पर स्टोर हो जाता है, लेकिन क्लाउड या फिर मोबाइल फोन पर स्टोर होने वाला यह डेटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता, और कोई भी हैकर या अपराधी आसानी से इस डेटा को हैक कर सकता है। यानी अगर आपने iCloud पर या किसी और सर्वर पर या इसका बैकअप आपने लिया है अपने चैट का, तो यह बैकअप सुरक्षित नहीं है। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां भी कानूनी तौर पर
लीगली इस सारे बैकअप को अपने पास ले सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपसे कई तरह की गैर जरूरी परमिशंस मांगती हैं, और जब आप इन एप्लीकेशंस को ये परमिशंस दे देते हैं तो आपकी लोकेशन और दूसरी जानकारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस तो आपकी बातचीत सुनने और बिना आपकी इजाजत के तस्वीरें खींचने में भी सक्षम होती हैं। इसलिए कभी भी अपनी बातचीत का बैकअप न लें और उसे iCloud पर न स्टोर करें। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई, वो कैसे हुई? उसका जवाब यह है कि ये लोग अपनी निजी जानकारियों को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चैट्स लीक हो गई। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इन्हें ये आम लोगों से भी कहीं ज्यादा सावधान रहते हैं, फिर भी फंस गए। आज हमने इस मामले में जब एक्सपर्ट से बात की तो हमें पता चला कि ये जो पूरी जानकारी लीक हुई है ये दो तरीकों से संभव है। पहला ये कि अगर इन लोगों ने अपनी चैट्स डिलीट नहीं की होंगी तो हो सकता है कि इनके मोबाइल फोन की क्लोनिंग कर ली गई हो और इसके जरिए ये सारी चैट्स एनसीबी को या किसी भी जांच एजेंसी को मिल गई हो। दूसरी संभावना यह है कि इन लोगों ने शायद अपनी व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट तो कर दिया हो, लेकिन डेटा के बैकअप को डिलीट करना भूल गए हो। अपराधियों, हैकर्स और जांच एजेंसियों द्वारा आपका डेटा कितनी आसानी से हासिल किया जा सकता है, यह समझने के लिए आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले आप वो बहुत ध्यान से सुनिए और फिर हम आपको डेटा सुरक्षित करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताएंगे। देख, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं कि व्हाट्सएप चैट किसी की एक्सेस की जा सके या डिलीटेड चैट रिकवर की जा सके। तो ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट में और वो यूज किए जाते हैं। जो एक अमूमन साधारण सा तरीका है कि आपका जो गूगल ड्राइव पर बैकअप होता है या जो लोकल बैकअप होता है, वो ड्राइव वाला बैकअप अनएनक्रिप्टेड होता है, तो वहां से आपका डेटा रिकवर हो सकता है। वहां कोई भी चैट ऐसी सेव होगी तो वो मिल जाती है। तो उसके लिए तो आपके फोन की भी कई बार जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी ड्राइव से लिंक जो ईमेल है, यदि उसका एक्सेस किसी को हो जाता है तो वो आपका चैट क्या आपका जो भी डेटा सिंक हुआ होगा ड्राइव पर, वो सारा का सारा डेटा उससे मिल जाएगा। तो और आमतौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो आपके फोन का एक क्लोन्ड वर्जन क्रिएट करती हैं, उसका बैकअप लेती हैं और उस मेमोरी पर एनालिसिस करते हैं। उस मेमोरी में जो भी आपके ऐसे कंटेंट होंगे जो डिलीटेड हो या आपके कंटेंट चाहे वो व्हाट्सएप हो या कुछ भी ऐसा है, उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये एक मेथड है, प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ है कि जो ग्रुप था उसमें एक और कोई मेंबर था और दो लोगों के बीच में बात हो रही थी और जो तीसरा मेंबर है उसका फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है शायद, और उसके थ्रू ये चैट रिकवर हुई है। अभी क्या हुआ है कि व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठ गया है और टेलीग्राम्स के डाउनलोड बढ़े और टेलीग्राम्स में बहुत वृद्धि देखी गई उसके डाउनलोड में एक हफ्ते में करीब। जो कई सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन करने के लिए सर्विसेज देती हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ $100 से लेकर लाखों रुपए तक मांगते हैं। और ये डिजिटल फुटप्रिंट कई जगह से डिलीट किया जाता है। एक तो आपका जो ओपन सोर्स कंटेंट होता है वहां से कैसे इसको रिमूव किया जाए, और सेकंड आपके डिवाइसेस से कैसे निकाला जाए। दोनों के लिए सर्विसेज होती हैं। मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना तो संभव नहीं होता, क्योंकि अब इतना तेजी से प्रोलिफरेट करती हैं चीजें कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यानी आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है अब ये आपकी कुंडली की तरह हो गया है, और जिस दिन आपका डिजिटल फुटप्रिंट सामने आ गया वो आपकी कुंडली की तरह आपके सारे भेद खोल देगा। इसलिए एक बड़ी अजीब सी बात है, अब लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने में लगे हुए हैं। यानी जिस तरह आत्मा वस्त्र की तरह शरीर बदलती है लेकिन खुद कभी समाप्त नहीं होती, उसी तरह मोबाइल फोन या इंटरनेट से चलने वाला डिवाइस तो आप बदल सकते हैं, लेकिन डेटा को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोर जरूर हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ तरीके अपनाकर आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन पर या फिर और दूसरे डिवाइसेस पर डेटा को कुछ हद तक सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। और इसके लिए बात बात पर व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेने की बुरी आदत बिल्कुल त्याग दीजिए आज से। दूसरी बात है, क्लाउड स्टोरेज पर अपने डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेना आज से तुरंत अभी से बंद कर दीजिए। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो iCloud की सेटिंग पर जाकर ये अभी चेक कर लें कि आपने किस किस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक बैकअप की इजाजत देकर रखी है।
जिस ऐप का बटन एरिया हरे रंग का है, उस ऐप का बैकअप iCloud पर स्टोर हो रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे तुरंत बंद कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले गूगल ड्राइव पर जाएं, फिर बाईं तरफ सेटिंग का मेन्यू खोलें। इसमें आपको बैकअप्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्हाट्सएप समेत जिस भी चैटिंग ऐप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। दाईं तरफ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन बैकअप डिलीट करने का होता है और दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप को टर्न ऑफ करने का होता है। आप इनमें से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि कहीं आप कोई महत्वपूर्ण डेटा डिलीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इसी क्लाउड स्टोरेज से आप अपना डेटा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का बैकअप आपने मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज पर भी आप स्टोर होता है। इसे डिलीट करने के लिए मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर को आप खोलें। इसके बाद इसमें व्हाट्सएप फोल्डर को ढूंढें, इसमें डेटाबेस फाइल पर क्लिक करें और इस फाइल को डिलीट कर दें। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन से डेटा पूरी तरह डिलीट नहीं होता। सब कुछ डिलीट करने के बाद भी कोई भी हैकर, अपराधी या जांच एजेंसी आपके डेटा को आपके मोबाइल फोन की फ्लैश मेमोरी से वापस हासिल कर सकती है। इससे बचने के लिए आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से श्रेडर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल फोन या सर्वर पर मौजूद फाइलें पूरी तरह डिलीट हो जाती हैं और इन्हें रिकवर करना लगभग असंभव हो जाता है। यह भी एक तरीका है। व्हाट्सएप पर की गई चैट्स लीक हो जाने का असर यह हुआ है कि लोगों ने बड़ी संख्या में अब व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना या तो बंद कर दिया है या व्हाट्सएप को डिलीट करना शुरू कर दिया है। और अब लोगों ने दूसरे ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टेलीग्राम को व्हाट्सएप की तुलना में कुछ लोग ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। 19 से 24 सितंबर के बीच टेलीग्राम इंस्टॉल करने वालों की संख्या में 64% की वृद्धि हुई है हमारे देश में। इसी दौरान करीब 20 लाख नए लोगों ने टेलीग्राम नाम की ऐप को डाउनलोड किया है। यह वो वाला हफ्ता था जब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक हो रही थी। जिन चैट्स को वो समझते थे कि वो उनके अलावा कहीं बाहर नहीं जा सकती, जिन्हें वो निजी समझते थे, प्राइवेट समझते थे, वो सारी चैट्स बाहर आ गई। लोगों ने उन्हें अखबारों में पढ़ लिया, लोगों ने उन्हें न्यूज चैनल्स पर देख लिया और लोगों को यह डर लगने लगा कि जब इतने बड़े बड़े स्टार्स की निजी जो चैट्स हैं वो बाहर आ रही हैं तो हम लोग कितने सुरक्षित हैं। और इसीलिए आपने ये देखा कि लोगों ने व्हाट्सएप के अलावा दूसरी ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर डेटा की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का नतीजा यह भी हुआ कि अब व्हाट्सएप टेलीविजन और सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करके लोगों को यह यकीन दिला रहा है कि व्हाट्सएप पर लोगों की चैट, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपने नोट किया होगा, इससे पहले आपने कभी व्हाट्सएप के विज्ञापन इस देश में देखे नहीं होंगे। एक बार उन्होंने विज्ञापन दिया था जब फेक न्यूज का मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि व्हाट्सएप फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप को भी अपने विज्ञापन जारी करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में आईपीएल के जो मैचेस चल रहे हैं उनके दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापन की टैगलाइन, जो व्हाट्सएप विज्ञापन दिखा रहा है, उसमें उनकी टैगलाइन है व्हाट यू शेयर इज बिटवीन यू। यानी व्हाट्सएप पर जो आप शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ आपके बीच है। यानी नौबत यहां तक आ गई है कि व्हाट्सएप को अब अपने विज्ञापन देने पड़ रहे हैं, लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि आपकी चैट्स सुरक्षित हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी अमेजॉन के मालिक, अमेजॉन कंपनी आपने सुना होगा, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर भेजे गए एक वीडियो के जरिए हैक कर लिया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस वीडियो में पेगासस नाम का एक जासूसी मैलवेयर छिपा हुआ था। जांच करने वालों ने दावा किया था कि जिस वीडियो में यह मैलवेयर छिपा था वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को भेजा था। ये आरोप हैं। इन आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त ये आरोप लगे थे। अब यह विडंबना है कि अमेजॉन दुनिया की उन बड़ी कंपनियों में शामिल है जिनके पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का निजी डेटा स्टोर्ड है, लेकिन इस कंपनी के मालिक के लिए भी अपने निजी डेटा को बचाना असंभव हो गया।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। और जेफ बेजोस के जो निजी डेटा था, उनकी जो निजी तस्वीरें थी, वो सारी की सारी आपको याद होगा वो लीक हो गई थी, वो सारी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई थी। मोबाइल डिवाइसेस का डेटा तो आप फिर भी कुछ हद तक डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी गतिविधियां आप हर रोज करते हैं, ये समझकर कि वो सिर्फ आप जानते हैं, वो डेटा के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर जरूर हो जाती हैं। चाहे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर का, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप करें, आपका डेटा अजर है और अमर है। अब आपका डेटा मर नहीं सकता, और इंसान के मरने के बाद भी उसका डेटा हमेशा जीवित रहता है और डेटा हमेशा जीवित रहेगा। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपका प्राइवेट डेटा यहीं रहेगा, और हो सकता है कि आपकी मौत के बाद वो डेटा सार्वजनिक भी हो जाए और लोग आपकी मौत के बाद उस डेटा के आधार पर आपको जज भी करें, आपके बारे में बात भी करें, आपके बारे में गॉसिप भी करें। इसलिए अब बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से अपनी वसीयत बनाकर अपना डेटा अपने उत्तराधिकारियों को सौंप रहे हैं। यानी लोग अब यह भी तय करने लगे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट या डिजिटल डेटा पर किसका अधिकार होगा और कौन इनका इस्तेमाल कर सकता है। यानी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब आगे चलकर कौन ऑपरेट करेगा। आपने एक और बात पर गौर किया होगा, और वो ये कि इन सारी सर्विसेज के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता और आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। आपको व्हाट्सएप इतना अच्छा क्यों लगता है? आपको फेसबुक इतना अच्छा क्यों लगता है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आपको इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आप बात बात पर आपने बिना सोचे समझे इन्हें डाउनलोड भी कर लिया होगा और आप इन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और आपको लगता होगा कि ये सब फ्री है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐप आपसे कोई पैसा नहीं वसूलता, सब कुछ मुफ्त है। आप जितना चाहे सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल कीजिए, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता। व्हाट्सएप बिल्कुल मुफ्त है। कभी आपने सोचा है कि व्हाट्सएप अपनी सारी सेवाएं आपको मुफ्त में दे रहा है? क्यों दे रहा है? फेसबुक बिल्कुल मुफ्त है, वो आपसे कोई फीस क्यों नहीं वसूलता? ट्विटर बिल्कुल मुफ्त है, ट्विटर आपसे पैसा कोई लेता क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी सर्विस आपको फ्री में मिल नहीं सकती, उसकी कहीं ना कहीं कोई तो लागत होती होगी, किसी ने उसे बनाया होगा, पैसा खर्चा किया होगा, उसका स्टाफ होगा, उसका खर्चा होता होगा। लेकिन इंटरनेट पर यह सब कुछ आपके लिए मुफ्त है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां आपको मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? इसका जवाब यह है कि जब आप किसी सर्विस के लिए कोई कीमत नहीं चुकाते, मुफ्त में ये सर्विस लेते हैं, तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी जब कोई प्रोडक्ट आप मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद प्रोडक्ट होते हैं। इंटरनेट कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट समझ लेती हैं और आपकी निजी जानकारियों को इंटरनेट की दुनिया में कौड़ियों के भाव नीलाम करके ये कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं, और इस डेटा को खरीदने वाली कंपनियां आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगती हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया और इंटरनेट एक ऐसा बाजार है जिसमें इंसानों के भविष्य का व्यापार होता है, इंसानों के जीवन का व्यापार होता है, इंसानों के प्राइवेट डेटा का व्यापार होता है, और कोई भी इंसान सिर्फ एक प्रोडक्ट है। आप डिजिटल हाइजीन अपनाकर कुछ हद तक अपने डेटा को सुरक्षित तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह नियंत्रित कभी नहीं कर सकते। आपका डेटा किसी को भी आपके अतीत की गहराइयों में लेकर जा सकता है, और आपका पासवर्ड अगर किसी के हाथ लग जाए तो उस व्यक्ति के हाथ में आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आ सकता है, फिर वही व्यक्ति आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सोशल नेटवर्किंग और इंटरनेट को पूरी तरह से अलविदा भले ही ना कहें, क्योंकि यह संभव नहीं है, आप पूरी तरह से तो इन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने डेटा को सुरक्षित और अपने पासवर्ड को मजबूत जरूर बनाएं। और सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप डेटा के मामले में भी मिनिमलिज्म को अपनाएं, क्योंकि आपका प्राइवेट डेटा जितना कम होगा आपका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आपको अपना डेटा पासवर्ड के कैद में रखना है तो अपनी बैंकिंग और रुपए पैसे से जुड़े डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित कीजिए। हम आज ये नहीं कह रहे आपको कि आप सब कुछ पासवर्ड सब जगह से हटा दीजिए, लेकिन पासवर्ड को भी कम से कम रखिए, और कम से कम ऐसी जानकारी अपने जीवन में रखिए जिसे आपको पासवर्ड से बचाने की जरूरत पड़े। जैसे
आपके बैंकिंग से संबंधित जो डेटा है, आपके रुपए पैसे से संबंधित जो डेटा है, आपकी जो और दूसरी जानकारियां हैं जो आप याद रखना चाहते हैं, उनसे संबंधित जो डेटा है उसे जरूर आप पासवर्ड में रखिए। लेकिन अपने जीवन में ऐसी चीजें कम से कम कर दीजिए जिन्हें आपको पासवर्ड में कैद करना पड़े। क्योंकि आपने एक नई चीज अब देखी होगी, इससे पहले लोग अपने अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते थे, अपने अतीत में जो कुछ हुआ है उसे धरोहर की तरह संभाल कर रखना चाहते थे। लेकिन अब एक नई चीज आ रही है। शायद इसीलिए कहते हैं कि जो लोग पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जिस व्यक्ति के मोबाइल फोन में पासवर्ड नहीं है, आप समझ लीजिए नैतिक रूप से और मानसिक रूप से वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे पासवर्ड से सुरक्षित किया जाए। लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, यहां तक कि कोई निजी डेटा भी नहीं। यहां आपको एक बात और समझनी चाहिए, और वो ये कि आप व्हाट्सएप की जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है आज आपके मन में ये चल रहा हो कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है, तो आप दूसरे ऐप पर चले जाएंगे, फिर दूसरा ऐप क्रैक हो जाएगा तो तीसरे ऐप पर चले जाएंगे, भागते रहेंगे एक ऐप से दूसरे ऐप। जब वो ऐप भी सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होगा तो आप किसी तीसरे ऐप का इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, आप ऐसे ही भागते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने डेटा को अपनी गुलामी का कारण न बनने दें और सोच समझकर ही अपना डेटा कंपनियों के साथ शेयर करें। और एक नई चीज जो हम आपको बता रहे थे आपके जीवन में आ रही है, वो ये कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट को नष्ट करना चाहते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं, उसे डिलीट करना चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कहते हैं कि मेरा जो डिजिटल फुटप्रिंट है, यानी उनका जो अतीत है, अपने अतीत में उन्होंने जिससे जो बात की है, अपने अतीत में उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं, कुछ भी किया है, जो आपकी पूरी इंटरनेट की एक्टिविटी है आपके अतीत की, लोग उसे डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, उसे भुला देना चाहते हैं कि उसका कोई सबूत अब ना बचे। है ना कितनी अजीब सी बात। इससे पहले लोग अपने अतीत को संभाल कर रखना चाहते थे। लोग बताते थे लोगों को कि मेरे अतीत में ये हुआ है, मैं उसे संभाल कर रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बायोग्राफीज लिखते थे। लेकिन अब लोग अपने अतीत को नष्ट करना चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि उनके अतीत के बारे में कुछ ना पता चले, और अपने इस अतीत को, यानी अपने इस डिजिटल फुटप्रिंट को नष्ट करने के लिए इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसीज को मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आज जो बड़ी बात आपको सोचनी है वो ये कि क्या आपका भी ऐसा अतीत है, क्या आपके भी ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट हैं जो अगर आगे चलकर सामने आ गए तो आपके लिए बहुत बुरी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप जरूर चाहेंगे कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट हो जाए। लेकिन आगे के लिए आप ये याद रखिए, अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम चीजों में पासवर्ड की जरूरत पड़े और आपको कभी भी अपना डिजिटल फुटप्रिंट नष्ट करने की नौबत ना आए। तब आप अब से कहीं ज्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब हम आपको दिल्ली के इंडिया गेट की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर खुलेआम नकली राजनीति हो रही है। पंजाब यूथ कांग्रेस के कुछ नेता किसान बनकर, नकली किसान बनकर आज इंडिया गेट पर नारे लगा रहे थे और उन्होंने एक ट्रक से ट्रैक्टर को निकाला, नीचे फेंका और इस ट्रैक्टर में आग लगा दी। ये सब कुछ देखकर आज शहीद भगत सिंह की आत्मा कितनी दुखी होगी, क्योंकि ये सब कुछ शहीद भगत सिंह के नाम पर हो रहा था। उनकी तस्वीर लगाकर, उनके नाम पर, उनके नाम की नारेबाजी करके ये सब कुछ हो रहा था। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आज सुबह एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई, इस तरीके से जो तस्वीर आप देख रहे हैं। आग लगाने वाले लोग भगत सिंह के नाम के नारे लगा रहे थे। उनका कहना था वो किसानों से जुड़े बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आग लगाने वाले ये लोग किसान नहीं थे, बल्कि ये पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कुछ नेता थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पंजाब युवा कांग्रेस के सचिव संदीप सिंह भुल्लर भी हैं। अब सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि पंजाब की नंबर प्लेट वाला ये ट्रैक्टर आखिर दिल्ली में कैसे आया। दिल्ली में जहां पर यह घटना हुई, ये जगह
संसद भवन से लगभग 200 मीटर दूर है। ये जगह साउथ ब्लॉक से 200 मीटर दूर है। ये जगह नॉर्थ ब्लॉक से 200 मीटर दूर है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक वो जगहें हैं जहां भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं। साउथ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है और 200 मीटर दूर ही राष्ट्रपति भवन भी है। जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पुराने ट्रैक्टर को 19 सितंबर को भटिंडा के एक किसान हरमनदीप सिंह से 58,000 रुपए में खरीदा था। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 20 सितंबर की है, जब अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में इसी ट्रैक्टर को जलाने की कोशिश की गई थी। यही ट्रैक्टर था, लेकिन तब पुलिस ने इन्हें रोक दिया था। आज उसी ट्रैक्टर को सुबह एक ट्रक पर लादकर दिल्ली लाया गया। ट्रैक्टर के साथ लगभग 20 लोग भी आए और उन्होंने पहले कैमरों के सामने इस ट्रैक्टर में आग लगाई और फिर नारेबाजी शुरू कर दी। कैमरों के सामने ये पूरा तमाशा लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। ये पूरा की पूरा जो तमाशा किया गया, ये कैमरों के लिए किया गया था, पब्लिसिटी के लिए किया गया था कि मीडिया में किसी तरह हम छा जाएं, उसके लिए किया गया था। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, इसलिए भगत सिंह जिंदाबाद के नारे भी इस दौरान लगाए गए। देश का किसान जिन औजारों की पूजा करता है, जिनसे वो खेती करता है, फसल उगाता है, अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है, देश का पेट भरता है, जिस तरह से एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी एक कार का सपना देखता है, उसी तरह इस देश का किसान एक ही सपना देखता है और वो ये कि एक दिन उसके पास अपना ट्रैक्टर होगा। फिर कोई किसान अपने सपने को कैसे तोड़ सकता है, अपने सपने को कैसे आग लगा सकता है? आप सोचिए, कभी भी कोई किसान अपने ट्रैक्टर को आग लगाएगा? इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ऐसे लोग किसान या उनके हितैषी नहीं हो सकते जो बीच सड़क पर ट्रैक्टर को आग लगा दे। अब आपको बताते हैं कि एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के 2016 के आंकड़ों के अनुसार देश में किसानों की औसत सालाना कमाई मात्र 77,000 रुपए है, यानी प्रति माह लगभग 6,400 रुपए। देश में एक नए ट्रैक्टर की कीमत 5 से 8 लाख रुपए तक की है। ऐसे में 6,000 रुपए प्रति महीने कमाने वाले किसान को यदि 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदना है तो उसे बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। ये कुछ उसी तरह का प्रयास होता है जैसे 1 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति 50 लाख रुपए का मकान किश्तों पर खरीदता है। किसान और नौकरी पेशा व्यक्ति के बीच इस तरह की तुलना करने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि कोई सामान्य व्यक्ति अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा हुआ घर विरोध दर्ज कराने के लिए कभी भी उसमें आग नहीं लगाएगा, तो फिर कोई किसान अपना ट्रैक्टर कैसे जला सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसने किश्तों पर लोन लेकर अपना मकान बनाया है, खरीदा है, क्या वो विरोध दर्ज करने के लिए अपने मकान में आग लगा देगा? इसी तरीके से क्या कोई किसान अगर उसने लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा है, क्या विरोध दर्ज करने के लिए उस ट्रैक्टर में आग लगा देगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं सिर्फ मीडिया के लिए होते हैं, मीडिया के कैमरों के लिए होते हैं और ये पूरी तरह से नकली होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इन लोगों ने शहीद भगत सिंह की आत्मा को भी बहुत दुख पहुंचाया है उनके जन्मदिवस पर। आज जब भगत सिंह के नाम पर ये लोग इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जला रहे थे, तो ऐसे में आज भगत सिंह के बारे में बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आज की पीढ़ी को यह पता चले कि भगत सिंह ने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी, ये वो भारत नहीं है। वर्ष 1907 में आज के दिन यानी 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ था और जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो वो सिर्फ 23 वर्ष के थे, सिर्फ 23 वर्ष के। सोचिए, वर्ष 1931 में भगत सिंह जो सपने देखते थे
उनमें और आज यानी 2020 के युवाओं के सपनों में कितना अंतर आ चुका है। आज के युवा इस उम्र में अपना करियर बनाने और पैसा कमाने के सपने देखते हैं। आज युवा अपने जीवन का कीमती समय सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है इसमें लगाते हैं। आज नई सेल्फी कहां खींचनी है, नई सेल्फी कब पोस्ट करनी है, उस पर कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स मिले हैं, इसका हिसाब किताब लगाने में ही आज की युवा पीढ़ी अपना पूरा दिन बिता देती है। आज ज्यादातर युवाओं की सोच अपने और अपने परिवार के बारे में होती है। सबसे पहले अपने तक सीमित होती है और अगर कोई बहुत अच्छा संस्कारी बच्चा हुआ तो अपने परिवार के बारे में सोच लेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसी उम्र में भगत सिंह भारत को आजाद कराने का सपना देख रहे थे। उन्होंने ना अपने बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा। भगत सिंह ने तब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस सावधानी के साथ कि उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो, चोट ना लगे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं। वो चाहते तो भाग भी सकते थे। उन्होंने भागने की बजाय खुद को गिरफ्तार करवाया। इसी दौरान उन्होंने सेंट्रल असेंबली में पर्चे भी फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। असेंबली में हुए इस बम कांड को लाहौर षड्यंत्र केस के तौर पर याद किया जाता है। इसी केस में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह के पास भी एक आसान जीवन जीने का विकल्प उस समय जरूर रहा होगा, लेकिन भगत सिंह ने अपने लिए मुश्किल रास्ता चुना और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। आज हमारे पास भगत सिंह की कहानियां ही बची हैं और उनकी कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का सही अंदाजा लगता है उन चिट्ठियों से जो उन्होंने जेल के अंदर से लिखी थी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इससे 20 दिन पहले 3 मार्च को उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। तब कुलतार की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो जेल में अपने भाई से आखिरी बार मिलने गए थे। उर्दू में लिखे इस खत में भगत सिंह ने जो कुछ लिखा है वो आज के नौजवानों को जरूर जानना चाहिए। उन्होंने लिखा है, प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर दुख हुआ। हौसले से रहना, पढ़ाई लिखाई करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और क्या कहूं। कुलतार उनके छोटे भाई थे और भगत सिंह को इस बात का दुख था कि जब कुलतार उनसे मिलने के लिए आए, कहते हैं कुलतार वो आखिरी व्यक्ति थे जो फांसी पर लटकने से पहले भगत सिंह से मिलने के लिए गए थे। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। और जब कुलतार उनसे मिलने गए, क्योंकि कुलतार उस वक्त बहुत छोटे थे, तो कुलतार रोने लगे और कुलतार की आंखों से आंसू निकलने लगे। और भगत सिंह ने बाद में इस चिट्ठी में यही लिखा था कि आपने जो अपने आंसू बहाए वो आपने ठीक नहीं किया, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने 4 शेर लिखे, जिनमें से एक है, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इसका मतलब यह है कि उन्हें हर वक्त ये चिंता रहती है कि कैसे अन्याय के नए अन्याय को आजमाया जाए, लेकिन हमें भी उनके अत्याचारों को सहने का शौक हो गया है। भगत सिंह ने इस खत के अंत में लिखा, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। भगत सिंह को हम क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर तो याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक पत्रकार भी थे। वो 4 भाषाओं में लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, हिंदी में, उर्दू में और पंजाबी में। इसके अलावा वो बांग्ला और फारसी भाषा भी समझ लेते थे और बोलते भी थे। उस जमाने में भगत सिंह के लेख कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली नाम के पत्रों में छपा करते थे, लेकिन उनके ज्यादातर लेख बिना नाम के या फिर दूसरे नामों से, नकली नामों से छपते थे।
मात्र 17 साल की उम्र में भगत सिंह ने आयरलैंड युद्ध के क्रांतिकारी डैन ब्रीन की किताब माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम का हिंदी में अनुवाद किया था। सोचिए, तब वो सिर्फ 17 साल के थे। भगत सिंह जेल में जब थे तो कुल मिलाकर उन्होंने 716 दिन जेल में बिताए। इस दौरान वो लगातार किताबें पढ़ते रहे। उन्होंने जेल में रहते हुए वहां के अधिकारियों से 300 से ज्यादा किताबें मांगकर पढ़ डाली थी। जेल में रहते हुए उन्होंने किताबों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि पहले उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी और बाद में किताब पढ़ने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। उसके बाद उन्हें किताब पढ़ने की इजाजत मिली। आज हम आपको भगत सिंह के परिवार की एक दुर्लभ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर सन 1970 की है, जब गाजियाबाद में भगत सिंह की प्रतिमा के अनावरण के समय उनका परिवार एकत्रित हुआ था। इस तस्वीर में दूसरी पंक्ति में दाएं से दूसरी सीट पर भगत सिंह की बहन प्रकाश कौर और तीसरी सीट पर भगत सिंह की मां श्रीमती विद्यावती बैठी हैं। इसी पंक्ति में बीचों बीच सबसे पीछे जो सबसे लंबे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं वो भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह हैं, जो सबसे पीछे खड़े हुए हैं ठीक बीच में। ये वही कुलतार सिंह है, भगत सिंह के भाई, जिनको लिखी चिट्ठी के बारे में अभी हमने आपको बताया। ये कुलतार सिंह ही भगत सिंह से मिलने के लिए आखिरी बार जेल में गए थे और भगत सिंह ने इनके नाम अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी थी। पहली पंक्ति में दाईं ओर आपको केसी त्यागी दिखाई दे रहे हैं। केसी त्यागी बड़े नेता हैं और आजकल जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये जो तस्वीर हमें मिली है ये केसी त्यागी से ही मिली है और उस वक्त केसी त्यागी की उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी और वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे। केसी त्यागी भगत सिंह के परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। भगत सिंह के आखिरी दिनों के बारे में उन्होंने बहुत जानकारियां इकट्ठी की हैं और आज हमने इस बारे में केसी त्यागी से भी बात की। ये तस्वीर भी हमें केसी त्यागी ने मुहैया कराई और इस तस्वीर में आप केसी त्यागी को भी इस समय देख रहे हैं, तब वो सिर्फ 20 साल के थे। सरदार भगत सिंह ने एक अवसर पर अपने मित्र को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी की तारीख अब जल्दी आ जाए। मेरा नाम भारतीय क्रांति का प्रतीक बन चुका है। इंसान होने के नाते मुझसे कोई इंसानी गलती हो सकती है जिससे भारतीय क्रांति का नाम बदनाम हो सकता है, ये भी उनकी इच्छा है। वो उनके माता पिता जब लॉर्ड अरविंद गांधी समझौता होता है तो वो चाहते हैं कि उनके बेटे भगत सिंह को किसी तरह से जिंदगी वापस मिल जाए। भगत सिंह को जब इसका एहसास होता है तो वो अपने माँ बाप से भी बहुत नाराज होते हैं। यद्यपि बाद में गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह की फांसी शामिल नहीं होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भगत सिंह जी की 113वीं जयंती है। अब से 7 वर्ष पूर्व लाहौर में उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। एक सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में हमने वहां के विदेश मंत्री श्री सरताज अजीज से भेंट की थी और जिस चौक पर सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी वो शादियान चौक है, उसका नाम सरदार भगत सिंह चौक कर दिया जाए, ये मांग हमारी थी। मुझे प्रसन्नता है कि वहां के भी नौजवानों के आंदोलन के बाद शादियान चौक का नाम सरदार भगत सिंह चौक रख दिया गया। भगत सिंह जब पैदा हुए थे तब देश गुलाम था, लेकिन आज भारत आजाद है। लेकिन भगत सिंह का जीवन आज के नौजवानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी तक तो आपने यही देखा होगा कि हम शहीद भगत सिंह के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और जब उनका जन्मदिन होता है या उनकी पुण्यतिथि होती है तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी ड्यूटी निभा देते हैं। इससे आगे हम उनके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन क्या हम आज के युग में उनसे कुछ सीख सकते हैं? 1930 के दशक का 20 साल का जो युवा हुआ करता था और जो 2020 का 20 साल का जो युवा है, उन दोनों में क्या अंतर है? उनकी सोच में क्या अंतर है? आज का जो 20 साल का युवा है वो 1930 के 20 साल के युवा से कुछ सीख सकता है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल तक जिए, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ लिया था। जेल में भी वो लगातार किताबें पढ़ते रहते थे। सैकड़ों किताबें उन्होंने पढ़ी और उन किताबों से वो लगातार नोट्स बनाते रहते थे, जबकि उन्हें कोई इम्तिहान नहीं देना था, उन्हें कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा नहीं देनी थी, वो नौकरी की तलाश में नहीं भटक रहे थे। भगत सिंह से यह सीखा जा सकता है कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए होना चाहिए।
भगत सिंह कहा करते थे कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर जनाजे उठा करते हैं। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में ये बात सच करके दिखाई। भगत सिंह चाहते थे कि आजाद भारत में राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समानता हो, यानी कोई भेदभाव ना हो। आज उनकी सीख को अपनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भगत सिंह हमें जीवन में बड़ा लक्ष्य रखने और उसके लिए पूरी शक्ति लगा देने की सीख देते हैं। जब परिवार ने उनकी शादी के लिए कहना शुरू किया तो भगत सिंह का जवाब था, गुलाम भारत में अगर कोई मेरी दुल्हन बनेगी तो वो मेरी शहादत होगी। तो भगत सिंह से इतनी सारी बातें हैं जो आज के युवा सीख सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बताया, आज का जो युवा है, जो 20 साल का युवा है, वो क्या अपने देश के बारे में सोचता है, क्या अपने समाज के बारे में सोचता है। वो किताबें भी पढ़ता है तो किस मंशा के साथ पढ़ता है, जानकारी भी इकट्ठा करता है तो किस मंशा के साथ इकट्ठी करता है। क्योंकि आज का जो युवा है वो पबजी अगर बंद हो जाता है तो उसे बहुत दुख होता है, अगर टिकटॉक बंद हो जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। आज का युवा अपना सारा समय या तो वीडियो बनाने में निकाल रहा है, सेल्फी लेने में निकाल रहा है, दोस्तों पर के साथ पार्टी कहां करनी है उसमें बिता रहा है। शायद उसकी जो लिस्ट है उसमें देश और देशभक्ति या तो है ही नहीं, और अगर कुछ युवाओं की लिस्ट में होगी भी, हम ये नहीं कह रहे कि सारे युवा एक जैसे ही हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल है, वो तो जरूर सोचते होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी हैं जो शायद देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। इसलिए भगत सिंह का आज जन्मदिन तो है, सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देकर इस दिन को जाने मत दीजिए। आज भगत सिंह के बारे में पढ़िए और सोचिए कि भगत सिंह से आप क्या सीख सकते हैं। और बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। हम लोग भगत सिंह को एक शहीद के तौर पर याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद करते हैं, क्रांतिकारी के तौर पर याद करते हैं, लेकिन भगत सिंह एक पत्रकार भी थे, क्योंकि वो पढ़ने लिखने का काम करते थे। वो अलग अलग समाचार पत्रों में और पत्रों में लिखा करते थे, इसलिए वो एक पत्रकार थे। लेकिन एक पत्रकार अपनी कलम से, अपने लेखन से कैसे अपने देश के लिए कुछ कर सकता है, कैसे अपने देश में बदलाव ला सकता है, कैसे अपने देश के लिए लड़ाई लड़ सकता है, ये आज के मीडिया को और आज के पत्रकारों को भी भगत सिंह से जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि सैकड़ों किताबें उन्होंने पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, और वो सारे लेख देश को आगे बढ़ाने के लिए थे, देश को आजाद कराने के लिए थे। और अपने लेखों में वो बायलाइन के ऊपर नहीं गए। आज के पत्रकार तो उसमें अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं, अपनी बायलाइन देखना चाहते हैं, शोहरत बटोरना चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह ने ये सब कुछ अपनी शोहरत के लिए, अपनी बायलाइन के लिए या अपनी तस्वीर छपवाने के लिए नहीं किया। उन्होंने ये सब कुछ अपने देश के लिए किया था। अब 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको जापान लेकर चलेंगे, जहां 40 वर्ष की एक मशहूर अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली है। हम आपको बताएंगे कि जापान में हुई इस आत्महत्या की तुलना सुशांत सिंह राजपूत से क्यों की जा रही है। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ। बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के बारे में, बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद
कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप ही जीत की गारंटी होती है। आज के दिन का भारतीय सेना के आर्टिलरी यानी तोपखाने से बहुत गहरा संबंध है। आज के दिन वर्ष 1827 में तत्कालीन भारतीय सेना की पहली आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। वर्ष 1827 में इस रेजिमेंट का नाम 5 माउंटेन बैटरी था। अब इसका नाम 57 फील्ड रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट का मोटो है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। हर वर्ष इस रेजिमेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गनर्स डे आज के दिन मनाया जाता है। सबसे पहले आप भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत देखिए और फिर हम आपको तोपखाने के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएंगे। जब भी तोपखाने की बात होती है तो आपको कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप की ये तस्वीरें जरूर याद आती होंगी। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि कारगिल युद्ध में भारत की जीत की एक बहुत बड़ी वजह यही बोफोर्स तोप थी। करीब 60 दिनों से ज्यादा चले कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने 2.5 लाख राउंड फायर किए थे। इन तोपों की मदद से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकता है। सिर्फ टाइगर हिल्स के ऑपरेशन में ही बोफोर्स ने 9000 गोले फायर किए थे और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने ज्यादा राउंड फायर किए गए थे। कारगिल की लड़ाई में ही पहली बार बोफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ था और इस युद्ध में भारत की जीत में आर्टिलरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पहले तोपखाने का मतलब सिर्फ लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोपें हुआ करती थी, लेकिन अब आर्टिलरी रेजिमेंट में आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रेडार और ड्रोन्स भी शामिल होते हैं और ये सब मिलकर एक टीम की तरह दुश्मनों पर हमला करते हैं। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में भारतीय सेना लगातार चीन की सेना को कड़ी चुनौती दे रही है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि यानी सियाचिन से लेकर लद्दाख तक भारी संख्या में तैनात है। पूर्वी लद्दाख में T-90 भीष्म टैंक्स और T-72 टैंक्स तैनात हैं और ये टैंक्स -40 डिग्री के तापमान में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और टैंकों के लिहाज से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। आपको भी लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम की खबरें देख और सुनकर काफी अच्छा लगता होगा, अच्छा अनुभव होता होगा, देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागती होगी। लेकिन लद्दाख में मौजूद हर एक सैनिक को जो कड़ी तपस्या करनी पड़ती है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका असर वर्षों बाद तक दिखाई देता है और ऐसी एक घटना है वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक।
28 और 29 सितंबर की रात भारतीय सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला किया था। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के कई कैंप्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और भारतीय सुरक्षा बलों को तब कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब आपको हम पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक वाले भारत के पांच बड़े सिद्धांत बताना चाहते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। आपको याद होगा, इससे पहले हम यही मानकर चलते थे कि भारतीय सेना कभी भी सीमा के पार जाकर पाकिस्तान में हमला नहीं कर सकती, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला जब भारत की सेना ने सीमा पार की और पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके भारत के सैनिक, वीर सैनिक वापस लौट आए। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। अब चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स चीन की सेना को ही भारतीय सेना के हमले की चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें डर है कि भारतीय सेना में इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही समय में LAC को पार कर सकती है, क्योंकि भारत की सेना ने ये एक नहीं 2-2 बार करके दिखाया है। आपने बालाकोट को देख लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देख ली। यानी नए भारत के पराक्रम से अब चीन और पाकिस्तान दोनों डरते हैं। पिछले 4 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपको याद होगा, बालाकोट का हवाई हमला किया था, और इसे आप नए भारत का न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। पहले यह माना जाता था कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई अलग अलग होती है, लेकिन गलवान घाटी के संघर्ष से चीन को भी नए भारत का यह संदेश मिल चुका है, और भारत ने बता दिया है कि उनके लिए जैसा पाकिस्तान वैसा ही चीन। नया भारत आर्थिक और डिजिटल स्ट्राइक भी करता है। भारत ने 200 से ज्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन करके चीन पर नए तरीके का प्रतिबंध लगाया। अब चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तैयार हो रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई बड़े देश विस्तारवाद के खिलाफ भारत के साथ आ रहे हैं और चीन का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये एक नए युग की शुरुआत है, इसलिए आज के दिन इस युग के बारे में बात करना जरूरी था। अब आपको हम बताते हैं जापान से आई एक खबर के बारे में। जापान में एक बहुत मशहूर अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत की तरह जापान में भी एक एक्ट्रेस यूको टकुची की मौत हो गई है। रविवार की सुबह जापान की राजधानी टोक्यो में उनका शव मिला। 40 वर्ष की यूको की मौत के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और जापान की पुलिस को शक है कि उन्होंने आत्महत्या की है। वर्ष 2018 में यूको ने मिस शेरलॉक नामक एक सीरीज में काम किया था। इसका प्रसारण अमेरिका सहित कई देशों में हुआ था। वर्ष 2004 से 2007 तक यूको को जापानीज एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कुल मिलाकर यूको जापान की फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी स्टार थी जो बहुत मशहूर थी, बहुत सफल भी थी, और उनके करोड़ों फैंस थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? जापान का समाज बहुत आधुनिक और समृद्ध माना जाता है, लेकिन वहां भी पिछले कुछ दशकों में आत्महत्या की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पिछले 2 दशकों से जापान में युवाओं ने आत्महत्या को जीवन की मुश्किलों से छुटकारा पाने का एक आसान रास्ता मान लिया है। अब यूको की मौत के बाद जापान में एक नई मुहिम शुरू हुई है। वहां पर डिप्रेशन के बारे में जागरूकता लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मामला डिप्रेशन से जुड़ा होने के कारण इसकी तुलना सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी की जा रही है। पिछले 5 महीनों में जापान में 3 बड़े एक्टर्स और एक रेसलिंग स्टार ने आत्महत्या की है। पिछले महीने जापान में 1900 लोगों ने आत्महत्या की थी। वर्ष 2019 के अगस्त महीने के मुकाबले यह संख्या 15% ज्यादा है। जापान में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या विकसित देशों में सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। तो यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब हम कई बार सोचते हैं कि आत्महत्या कौन से लोग करते हैं, तो हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि जो लोग सफल हैं, जिनके पास स्टारडम है, सब कुछ है उनके पास, भगवान का दिया, जिन्हें हम अपनी परिभाषा में सफल मानते हैं, उनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अचानक से वो वहां से हट जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर वो शीर्ष पर भी हैं तो वो शीर्ष पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि मानसिक रूप से ये बड़े बड़े स्टार्स कमजोर होने लगते हैं। आज ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े कोई भी सफल लोग हों, ये जहां पर बैठे हैं वहां पर दबाव बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और जब आपकी मानसिक
सेहत जो होती है, जिसे आप मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, वो बिगड़ने लगता है। जब आपके दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ उनके परिवार नहीं होते, जैसा सुशांत के मामले में हुआ, तो लोग अकेला रहने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं और उसके बाद वो इस गेम से क्विट करने की कोशिश करते हैं। आज आपको ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दा है। उसके बारे में आप जरूर सोचिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रेरित कीजिए जो परेशान हैं कि वो जीवन से लड़ना सीखें। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि का खतरा अब लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग आजकल लगी हुई है और पिछले लगभग 1 महीने से जंगलों का एक बड़ा इलाका जल रहा है। आग की वजह से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगभग 15,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज की मदद भी वहां पर ली जा रही है। कैलिफोर्निया के जंगलों में इस बार लगी आग में अब तक 8,50,000 एकड़ क्षेत्र नष्ट हो चुका है। समुद्र के किनारे बसा होने की वजह से यहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, बहती हैं। तेज हवाओं के कारण नापा काउंटी का 2,000 एकड़ और शास्टा काउंटी का 7,000 एकड़ क्षेत्र भी आग की लपेट में आ गया है। इस इलाके से भी लोगों को बड़ी संख्या में बाहर निकाला गया है। जानकार बताते हैं कि इस बार लगी आग अब तक की सबसे भीषण आग है। पिछले कुछ वर्षों में यहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके पीछे बड़ा कारण पृथ्वी के तापमान में आ रही बढ़ोतरी को माना जाता है। कैलिफोर्निया अमेरिका के बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो कैलिफोर्निया के जंगलों में आग की घटनाएं वर्ष 1972 के मुकाबले अब 5 गुना बढ़ चुकी हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां पहली बार वर्ष 1910 में आग लगी थी, लेकिन तब यह छोटे इलाके तक सीमित थी। कैलिफोर्निया के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस इलाके का औसत तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, आग की घटनाएं भी भयानक रूप ले रही हैं। स्थानीय प्रशासन आग से प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाल तो रहा है और इसके अलावा वो लोगों को आग से जुड़ी पल पल की जानकारी भी दे रहा है ताकि समय रहते वो सुरक्षित जगहों की तरफ निकल जाएं। Grab some papers and stuff and throw it in. This is it. This is what I've got. What you're wearing right now. This is what I've got. This is what I've got. I'm so sorry. आग की भयानक लपटें सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। तेज हवाएं आग में घी डालने का काम कर रही हैं। कोशिशें भरपूर हो रही हैं, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी नाकाफी साबित होने लगे हैं। धुएं के गुबार ने पूरे इलाके की हवा को दूषित कर दिया है। जमीन पर धधकती आग है तो हवाओं में उससे उठता जहरीला धुआं। ये भयानक स्थिति इस इलाके के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग भयानक होती जा रही है। पिछले 1 महीने से उसे बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को के आसमान का ऐसा रंग लोगों ने कभी नहीं देखा था। जंगलों में लगी आग से उठ रहा धुआं 350 किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को तक दिखाई दे रहा है।
धुएं की एक मोटी परत पूरे इलाके में छाई हुई है, जिसके कारण सूरज की रोशनी ठीक से धरती तक नहीं आ पा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग अब हर वर्ष की समस्या बन चुकी है। गर्मी के मौसम में यहां जंगल दहक उठते हैं। इस मौसम में यहां पर तेज हवाएं बह रही होती हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर।
तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल
मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी, बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आज ही के दिन वर्ष 1928 में पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन के एक अस्पताल में एक खास तरह के फंगस को अचानक अपनी लैब में ढूंढ निकाला। रिसर्च के बाद उन्हें यह पता चला कि यह फंगस कई खतरनाक बैक्टीरियाज को खत्म कर रहा था। यह फंगस ही पेनिसिलिन थी और इसी के साथ आधुनिक एंटीबायोटिक दवाओं की शुरुआत हुई। पेनिसिलिन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी मेडिकल खोज माना जाता है, क्योंकि पिछले 9 दशकों में इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है।
और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, वर्ष 1907 में आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। वर्ष 1919 में भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग गए थे। वहां कुछ ही घंटों पहले ब्रिटिश सेना के जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। भगत सिंह पर ब्रिटिश सरकार के इस नरसंहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आजादी की लड़ाई में शामिल होने के बाद क्रांतिकारी भगत सिंह ने बलवंत, रंजीत और विद्रोही के छद्म नाम से कई अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे, यानी वो एक पत्रकार भी थे। भगत सिंह से ब्रिटिश सरकार इतना डरती थी कि अदालत की तरफ से जारी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन इससे 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को ही लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आज भारत की लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर का जन्मदिन है। वर्ष 1929 में इंदौर में उनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर ने 7 दशकों में 36 से ज्यादा भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अभिनय के साथ की थी। वर्ष 1949 में फिल्म महल के लिए उन्होंने एक गीत गाया था जिसके बोल थे आएगा आने वाला। ये गाना और फिल्म दोनों सुपरहिट रहे थे। 27 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने भारत और चीन युद्ध में शहीद सैनिकों को समर्पित एक मशहूर गीत नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था, जिसके बोल थे ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता मंगेशकर को वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और फिर वर्ष 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। फ्रांस के मशहूर केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पेस्टर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1895 में हुआ था। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी और उन्होंने बैक्टीरिया को मारने के लिए तरल खाद्य पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने का एक नया तरीका भी इजाद किया था और इसी तरीके को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। दूध में मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए आज भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और आज वर्ल्ड रेबीज डे है। लुई पेस्टर ने ही रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी और उनके निधन के दिन को वर्ल्ड रेबीज डे के तौर पर मनाया जाता है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है जो जानवरों के काटने से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेबीज की वजह से पूरी दुनिया में हर 9 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है और इस बीमारी से मरने वाले हर 10 लोगों में से 4 बच्चे होते हैं। इंसानों में यह बीमारी 99% मामलों में कुत्तों के काटने की वजह से होती है। हालांकि वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से 100% बचाव संभव है, इसलिए आपको इस बीमारी के प्रति जागरूक जरूर होना चाहिए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप जीवन को आजादी के साथ और तनाव मुक्त तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने जीवन को पासवर्ड की कैद से बाहर निकालिए। नमस्कार। जब आपका दिन अच्छा